तेग़े मुंसिफ हो जहां दारे रसन हो शाहिद, बेगुनाह कौन है इस शहर में कातिल के सिवा। आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दो रुख, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने हाशिमपुरा कत्लेआम मामले में तारीखी फैसला सुनाया। 1987 में उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा में 42 मुसलमानों के कत्लेआम मामले में 16 पीएसी जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने निचली अदालत के उस हुक्म को पलट दिया जिसमें मुलजिमों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा कि सबूतों की कमी में निचली अदालत ने उनको बरी किया था, लेकिन अब अदालत के सामने काफी सबूत हैं। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुतासिरीन की फैमिली को इंसाफ के लिए 31 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा और माली मदद भी इनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस फैसले से हाशिमपुरा मुतासिरीन को मुकम्मल इंसाफ मिल पाया, और सवाल यह भी है कि क्या शवाहिद के बावजूद इस फैसले में ताखीर हुई। आज इस मामले के दोनों रुख हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ बहुत खास मेहमान वीएन राय जी, जो कि रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं और हाशिमपुरा कत्लेआम मामले को बहुत नजदीक से आपने देखा है। कई किताबें भी आपने लिखी हैं इस इशू को लेकर, और उस वक्त के जो हालात थे उनसे बहुत अच्छी तरह से विभूति नारायण राय जी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वीएन राय साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ लखनऊ से दिलीप श्रीवास्तव जी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तर्जुमान हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले वीएन राय साहब, धन्यवाद। 31 साल लगे इंसाफ मिलने में हाशिमपुरा के लोगों को, जो मुतासिरीन थे, विक्टिम थे। कैसे इस फैसले को आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक है कि एक ऐसा मामला जी, जो आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी कस्टोडियल किलिंग था, बिल्कुल, उसका फैसला लाने में और मुल्जिमान को सज़ा मिलने में 31 साल लग गए। ये अपने आप में एक बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अभी तो हमने सिर्फ आधी लड़ाई जीती है। जी, सज़ा जिनको हुई वो कौन थे? वो जिस टुकड़ी को सज़ा मिली उसका सबसे सीनियर अफसर एक सब इंस्पेक्टर था, बिल्कुल, और बाकी हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स थे। तो मैं 36 साल आईपीएस में रहा हूँ। जी, मैं ये नहीं मान सकता कि कोई सब इंस्पेक्टर इतना बड़ा फैसला कर सकता है, बिल्कुल, और अगर वो ये फैसला कर भी ले तो जो उसके मातहत है उसका हुक्म मानेंगे। इसमें निश्चित रूप से बड़े लोग मुलव्विस थे, उसमें पुलिस की लीडरशिप भी मुलव्विस थी, उसमें पॉलिटिकल लोग भी रहे होंगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, और सबसे बड़ी जो, चूंकि मैं इस पर एक किताब लिख रहा था तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे सबूत मेरे हाथ लगे जी, जो सीआईडी के दस्तावेजों से मैंने निकाले। कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा था जी, उनके बारे में, तो कुछ हुआ ही नहीं। एक मेरा अपना मानना था कि जो फौज का रोल था उस दौर में, उसको भी जांचना चाहिए था, बिल्कुल, तो वो सब हुआ नहीं। तो ये एक तरह से आधी लड़ाई जीत पाए हम लोग, जिसमें कि छोटे मुल्जिमान को सजा हो गई, लेकिन बड़े लोग जो परपेट्रेटर थे, जिन्होंने सारी कॉन्स्पिरेसी रची थी, जिन्होंने हुक्म दिया था इस कत्लेआम का, उन तक सीआईडी नहीं पहुंची। बिल्कुल। दिलीप श्रीवास्तव जी, जो वीएन राय साहब कह रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले को अगर उठाकर देखते हैं तो पर्दे के पीछे असल जो कसूरवार हैं, जो जिम्मेदार हैं, वहां तक तो हमारी एजेंसियां पहुंची ही नहीं। कैसे इस मामले को, पूरे मामले को आप देखते हैं? देखिए, हाशिमपुरा हत्याकांड जब हुआ था जी, उस समय किस प्रकार से, अभी वीएन राय जी ने सारी चीजों पे बताया, उस समय कांग्रेस की सत्ता थी और अभियोजन पक्ष की इतनी लचर पैरवी कि इतनी लंबी न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ी। ये एक सच है, और ये कांग्रेस के शासन का, एक प्रकार से कहा जाए कुशासन का, जहां जहां कांग्रेस जब जब सत्ता में रही, चाहे सिख दंगा हो, चाहे ये कांड भोपाल त्रासदी,
इन सारे कांडों में अभियोजन पक्ष की बहुत लचर पैरवी के कारण इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके साथ ही ये हाशिमपुरा कांड के संदर्भ में ये कांड तो बताया जा रहा है, लेकिन जब सेना सर्च कर रही थी तो कुछ कारण रहा होगा क्यों सेना सर्च कर रही थी, वो भी एक पहलू है। लेकिन जो निर्दोष लोग मारे गए उसके संदर्भ में न्याय की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, ये एक दूसरा पहलू है। सेना सर्च कर रही थी तो जानकारी थी कि कुछ अराजक तत्व हैं जो अपराधी टाइप के हैं या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग हैं जो एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जैसे कि उस घटना के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा या जो जानकारियां मिली। तो ये एक बड़ा कारण, इस तथ्य की भी जांच होनी चाहिए कि उस समय क्या क्या चीजें हुई थी। वो एक सच जो बीएन राय जी उस बात को नहीं उठा रहे, उस समय आप अधिकारी रहे, तो हो सकता है कि सेना ने सर्च किया किन कारणों से किया या क्या जानकारी थी, पीएससी अगर उस जगह पे मूव करी तो क्या स्थिति थी। इसके बाद लेकिन जो घृणित कार्य हुआ, जो घृणित कार्य किया गया और जो लचर पैरवी की गई, जिसके कारण पीड़ितों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और एक जगह ट्रायल चल रहा था, उस जगह से वहां से ट्रायल हटवा कर, वहां से कहा जाए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा कर वहां से हटवा कर दूसरी जगह पे ट्रायल हुआ। वहां उसके बाद निचली अदालत से फैसला कुछ आता है, उच्च न्यायालय में उस फैसले को पलटा जाता है। यानी कि साक्ष्यों को एकत्रीकरण भी नहीं हुआ, अभियोजन पक्ष की लचर पैरवी रही, तो कुछ ना कुछ कारण इसमें रहा। और ये पूरी चीज हाशिमपुरा कांड ये दिखाता है कि कांग्रेस के शासन में किस तरह के अत्याचार भी होते थे। बिल्कुल। लेकिन दिलीप श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे ये कि भाई बीच में बीजेपी भी यूपी में सरकार में रही, उसने भी इस मामले पर बहुत संजीदगी नहीं दिखाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रही उसने संजीदगी हर मसले में दिखाई है, लेकिन जिस समय जिस सत्ता की सरकार रहती है एविडेंस कलेक्ट करते हैं विवेचक, और उस संदर्भ में न गवाहों के पूरी तरह से अगर साक्ष्य इकट्ठे किए जाते, उस समय ये कांड हुआ तो ये किस सत्ता दल के सत्ता में शासन में ये कांड हुआ और वे उस कांड के बाद क्यों नहीं उस पर आवश्यक कार्रवाई की गई। आज कांग्रेस हमेशा हर मसले पे सीबीआई जांच और सारी चीजों की बात करती है, लेकिन हाशिमपुरा कांड उस समय का सबसे भयावह कांड रहा। उस समय इनको पहल करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रही, जो अभियोजन पक्ष जिस तरह से केस डायरी होती है, उस केस से संदर्भित जो केस के साक्ष्य होते हैं, जिस तरह से पैरवी होनी चाहिए न्यायालय में, सरकार के द्वारा उस तरह की पैरवी की गई। बिल्कुल, किसी तरह से लंबित करने का कारण नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ ही समझना यह जरूरी है कि जो साक्ष्य जो इकट्ठे किए गए वो किस सत्ता दल के शासन में किए। बिल्कुल। वीएन राय जी, आपके पास आना चाहेंगे। और एक बहुत बड़ा, हिंदुस्तान में जहां जहां इनकी सत्ता रही, जहां जहां कांग्रेस की सत्ता रही, आप सिख दंगा देख लीजिए, ये दंगा कराने में एक्सपर्ट लोग रहे हैं। कांग्रेस ने सदैव हिंदुस्तान में दंगा कराया है, बांटों की राजनीति करके इन्होंने सत्ता प्राप्त की है। और ये सभी पार्टियां करती हैं, ये सभी पार्टियां करती हैं। वीएन राय जी, मेरा सवाल यह कि जो बात दिलीप श्रीवास्तव जी ने कही कि भाई स्टेट रिस्पांस पर भी सवाल उठे थे और अब भी उठते हैं। उस वक्त क्योंकि स्टेट में भी कांग्रेस थी और सेंटर में भी कांग्रेस थी, तो जो रिस्पांस मिलना चाहिए था स्टेट की तरफ से वो नहीं मिला। जी देखिए, दिलीप जी से मैं सिर्फ ये अनुरोध करूंगा कि इस समय इनकी सरकार है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाते और ये कहते कि इसका री इन्वेस्टिगेशन हो, इसको एक बार फिर से कोई एसआईटी बनाई जाए, इसकी तफ्तीश हो, आखिर इसके पीछे कौन बड़े लोग इन्वॉल्व थे। जहाँ तक फौज की बात है, ये कह रहे हैं कि क्या कारण थे, फौज ने तलाशी ली, तो फौज की तलाशी तो एकदम ही गैर कानूनी थी, क्योंकि सीआरपीसी में फौज को कोई अधिकार नहीं है तलाशियां लेने का। ये सारी चीजें मैंने अपने किताब में डिस्कस की हैं। तो अगर बीजेपी इतनी सिंसियर है कि दोषियों को सजा मिले, तो उन्हें जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश सरकार को दो बातों में अपील करनी चाहिए। एक तो ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध है, इसमें जिन लोगों को आजीवन कारावास मिली उनका दंड बढ़ाने की अपील करनी चाहिए, उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। और दूसरे इसके अलावा ये देखना चाहिए कि कौन थे इसके परपेट्रेटर, को कॉन्स्पिरेसी किसने की थी। ये सब इंस्पेक्टर के हुक्म पर तो ये सब नहीं हो सकता। एक सब इंस्पेक्टर फैसला नहीं ले सकता कि 42 लोगों को उठा के ले जाए उनको मार दे।
तो ये तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जा करके और एक नए सिरे से तफ्तीश की बात करनी चाहिए, ताकि वो लोग भी बेनकाब हो जो इस पूरे घृणित घटनाकांड के पीछे थे। बिल्कुल दिलीप श्रीवास्तव जी, जो बात वीएन राय जी ने कही, बड़ी अच्छी बात कही कि भाई अब तो स्टेट में भी आपकी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये अच्छा मौका है कांग्रेस को घेरने का, और अब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और इसमें फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और जो बात तो वीएन राय जी ने कही कि भाई वो पीएसी के जवान तो अपनी तरफ से कदम नहीं उठा सकते हैं, सच्चाई सामने लाने के लिए बीजेपी को कदम उठाना चाहिए। देखिए, सच्चाई तो इसके पीछे और भी चीजें आनी चाहिए। जिस जगह पे जिस घटना घटी जहां पे अगर सेना या पुलिस बल अगर सर्च कर रही है तो क्या कारण थे, कोई जानकारी होगी। इस तरह से तो सेना पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता, जिसपे वीएन राय जी चुप्पी साध लेते हैं, जिसपे अपनी किताब में उन्होंने वर्णन नहीं किया। अगर दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय दंड संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम या अन्य कानून प्राविधान, चाहे संविधान हो, सारी चीजों की बात की जाए तो ऐसा नहीं है, वहां कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ जानकारी होगी। सेना अगर मूव कर रही है तो किन कारणों से कर रही है, ये एक अलग पहलू है। उसके बाद जो घटना घटी वो दूसरा पहलू है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से न्यायालय में पालन किया। अभियोजन पक्ष जिस प्रकार से अपील की बात हो, वहां पे सरकार की ओर से जो पक्ष रखना चाहिए मजबूती से रखा गया। आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपकी ओर से, पीड़ित पक्ष की ओर से जांच कराने की बात आएगी, कोई प्रार्थना पत्र मूव होगा तो बिल्कुल उस पर पालन कराया जाएगा। न्यायोचित जो निर्णय हो सकता है सरकार पीड़ितों के पक्ष में करेगी। जी वीएन राय जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? जी जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी चीज को छिपाने या ढकने या इसके पक्ष में नहीं हूं। बिल्कुल, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भारत का संविधान, भारत का दंड प्रक्रिया संहिता, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, इन सबको उलट पुलट के देख लीजिए, सही, कहीं भी फौज को इंडिपेंडेंट रोल का अधिकार नहीं, एक डेमोक्रेसी में होना भी नहीं चाहिए। तो फौज कहाँ से चली गई वहाँ तलाशी लेने? जाहिर है कि फौज अपने इनिशिएटिव पर नहीं गई होगी, फौज के साथ पुलिस बल भी होगा, मुझे लगता है वो फौज तो एक के अलग साथ बात पुलिस बल भी होगी। और अगर सर्च करने की बात उस समय की आ रही है, बिल्कुल पुलिस बल भी थी, जो रेगुलेशन एक्ट है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट है, या कहीं पे कोई जानकारी होती है तो जाती है पुलिस। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन नहीं, वो तो पुलिस तो जाती ही है। मैं तो 36 साल रहा हूँ, इसलिए आप मुझे जो बता रहे हैं मैं बड़ा आभारी हूँ कि आप मुझे फिर से एजुकेट कर रहे हैं। पुलिस तो जाती ही है लेकिन भारत में कोई भी मैं आपको डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, कोई अधिकार नहीं, वो जानना चाह रहा हूँ कि आपने पुस्तक लिखी, आप ज्ञानी है, विद्वान व्यक्ति हैं, तो अगर वहाँ पुलिस बल मिलिट्री के साथ जा रही है, सेना के साथ जा रही है, अगर कोई सर्च किया गया तो कोई जानकारी होगी, खुफिया तंत्र के पास कोई जानकारी होगी, कुछ साक्ष्य होंगे, जरूर जानकारी थी, लोग गए, लेकिन कोई भी जानकारी आपको कुछ आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ बात होगी। मेहरबानी करके मेरी बात सुने, मेहरबानी करके थोड़ा सुने। कोई भी जानकारी आपको ये अधिकार नहीं दे सकती कि आप 42 लोगों को उठा के लाएं और मार दें। ये अधिकार कोई जानकारी आपको नहीं देती, ना पुलिस को, ना फौज को, किसी को नहीं देती। ये देश अभी भी लोकतांत्रिक देश बना हुआ है, बावजूद सारी कोशिशों, बावजूद सारी कोशिशों के ये धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है। उसमें पुलिस या फौज को किसी को अधिकार नहीं कि 42 लोगों को उठाए और मार दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी की सरकार प्रदेश में और आपकी पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, तो आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाते? ये तो बनाम स्टेट है, ये फौजदारी के जो अपराध है ये बनाम स्टेट है। तो आप जाए सुप्रीम कोर्ट में, वो कहें कि साहब आपने सजा कम दी है, इन्हें फांसी होनी चाहिए थी जिन्होंने 42 लोगों को मारा, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी जाके कहें कि हुजूर जरा एक बार फिर से जांच कर ली जाए, एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए, और हमें उनको भी पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे थे। ये तो बड़े छोटे मुलाजिम हैं। आपने एक सब इंस्पेक्टर को और 16-17 सिपाहियों हवलदारों को सजा दे दी, ये तो पर्याप्त नहीं है ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं उसी को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ
कि ये हमें जा करके न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि असल कसूरवार कौन है, जिम्मेदार कौन है, अभी तक वो बात तो निकल कर सामने आई नहीं। और बीजेपी के पास ये एक अच्छा मौका है कि भाई इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए और वहां पर एक तरह से जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी इशू पर लौट कर आएंगे। एक सवाल यह भी उठता है कि सरकारें, कोई भी सरकार हो, अगर सरकारें इस तरह से किसी मामले में फंसती उलझती नजर आती हैं तो एक तरह से वो भी संजीदगी नहीं दिखाती हैं। हाशिमपुरा उसकी एक बड़ी मिसाल है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो आप देख रहे हैं दो रुख, और दो रुख में हम बात कर रहे हैं हाशिमपुरा कत्लेआम मामले पर आए फैसले की। और कहा यह जाता है कि देर से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी के बराबर होता है। और इसकी जीती जागती मिसाल हाशिमपुरा के वो मुतासिरीन हैं जिन्हें इंसाफ तो मिला, लेकिन इस इंसाफ में 31 साल का लंबा वक्फा लग गया। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और खासतौर से वीएन राय साहब, जो कि इस पूरे मामले को जिन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत करीब से देखा है। राय साहब, हाशिमपुरा जैसे मामले में सिस्टम को कितना जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, सिस्टम पूरी तरह से जिम्मेदार है। 31 साल तक इतना हीनियस ऑफेंस जो था, इतना घृणित मामला चलता रहा जी। मेरा अपना मानना है कि इंडियन स्टेट के जितने स्टेक होल्डर्स थे, भारतीय रियासत के जितने भी खंबे थे, वो सब यहाँ फेल हो गए। आप इसके नतायज सोचे ना, ये कितने खतरनाक नतायज हैं। हमने एक सेकुलर डेमोक्रेसी बनाई है, हमारे पास जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमान है, वो लगभग 15-20 करोड़ के आसपास होगा, एग्जैक्ट फिगर आपके पास होगी। तो ये क्या हम इतनी बड़ी माइनॉरिटीज़ को हम इस इंडियन स्टेट में स्टेक होल्डर होने से रोक सकते हैं? ये कितने खतरनाक नतीजे इससे हो सकते हैं, आप सोचिए। तो हमारा तो एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, समावेशी लोकतंत्र होना चाहिए, जिसमें सब साथ चलें, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो सही अर्थों में हो। तो ये हाशिमपुरा तो इसके खिलाफ गया। हाशिमपुरा तो एक तरह से ये स्टेट की ज्यादती थी, स्टेट का टेररिज्म था जो उसने अपनी माइनॉरिटीज के साथ किया। मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र जो बीजेपी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको जाकर के अपनी पार्टी में कहना चाहिए कि बीजेपी को इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करनी चाहिए। और एक अच्छा मौका है जब वो अपनी क्रेडिबिलिटी साबित कर सकें और ये बता सकें कि वो सचमुच सबका साथ, सबके विकास में विश्वास करते हैं। बिल्कुल दिलीप श्रीवास्तव जी, जो बात वीएन राय साहब कह रहे हैं कि पहले भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन इतना तो साफ है दिलीप साहब कि जब सरकारें किसी तरह से फंसने लगती हैं, उलझती हैं इस तरह के मामलात को लेकर, तो इतनी उत्साहित नहीं होती हैं सरकारें, इतनी संजीदा आखिर क्यों नहीं होती हैं सरकारें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार काफी संजीदा है, संवेदनशील है और सबका साथ, सबके विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। हिंदुस्तान एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का वर्णन है, न कि धर्म निरपेक्ष शब्द का वर्णन। और जिस प्रकार से आपने माइनॉरिटीज की बात करी, वीएन राय जी ने, आप विद्वान व्यक्ति हैं, भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटीज के बारे में नहीं वर्णित है। आज जिस अल्पसंख्यक की बात की जा रही है वो अल्पसंख्यक नहीं रहा, उसकी जनगणना, लेकिन कहीं पे भारत में कोई भेदभाव नहीं रहा। लेकिन स्टेट ने जिस प्रकार से कांग्रेस ने इनको ठगने का काम किया, लंबे समय तक इस तरह की ये घटना घटी, इसमें लचर पैरवी हुई, उसके बाद जो तुष्टीकरण, जो लगातार जो अपना वोट बैंक मानती हैं, जो वोट बैंक मानती हैं और वोट बैंक के लिए, इस वोट बैंक के लिए तमाम असंवैधानिक कृत्य करने के लिए लगातार बढ़ती हैं आगे, चाहे उसे हिंदुस्तान की अखंडता को भी तोड़ने का अगर मौका मिलता है तो वो भी काम करती है। आपने देखा होगा शाहबानों से लेकर सायरा बानो तक इसी तरह की लंबी लड़ाई असंवैधानिक कृत्यों के कारण ही, कांग्रेस के कुचक्रों के कारण हुई। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उत्तर प्रदेश में इन सब ने शासन किया।
जहां तक दिलीप भारतीय श्रीवास्तव जनता जी, पार्टी दिलीप की बात श्रीवास्तव है, जी, जो भी दिलीप न्याय उचित श्रीवास्तव जी, होगा। वीएन अगर राय जी न्याय ने जो पीड़ित बात को न्याय कही कि दिलाने बीजेपी की के पास एक दृष्टि अच्छा से मौका है, इस अगर मामले हमें को अपील इस मामले करना को होगा सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च अपील कर न्यायालय में, तो सकती हम है। अपील करेंगे। लेकिन मेरा दिलीप साहब सिर्फ इतना कहना है कि मैंने आपकी आपका जवाब गवर्नमेंट दिया। जहां तक गवर्नमेंट आवश्यकता स्टेट में होगी भी है, न्यायोचित, आपकी जो गवर्नमेंट भी सेंटर में न्यायोचित भी है। फैसले लेने की दिलीप आवश्यकता साहब, होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलीप साहब, मेरा उसका एक अमल में छोटा सा लाएगी। सवाल सुन लीजिए, मेरा एक छोटा सा सवाल कि दिलीप साहब आप दोनों जगह हैं, सेंटर में भी और स्टेट में भी, ठीक है, इस केस को किस तरह से हैंडल करना है वो आपकी सरकार का मसला है, लेकिन जो विक्टिम्स हैं, जो 31 साल से इंतजार कर रहे थे, आपकी जब गवर्नमेंट है या बीच में आपकी गवर्नमेंट थी, तो इनके बच्चों के लिए, इनके फैमिली के लिए आपकी सरकार बहुत कुछ कर सकती थी। देखिए, हम लोगों ने जहां पे जब भी हमारी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उनकी सुरक्षा से लेकर जहां भी आवश्यकता पड़ी, जो भी सरकारी योजनाओं में उनके लिए किया गया। और इस समय भी हम केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आप कहीं पे भी देख लीजिए, उज्ज्वला योजना हो, गैस सिलेंडर सभी को मिले। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना से मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्तियों को, गरीब परिवार को मकान मिले हैं। जी वीएन राय जी। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उज्ज्वला अच्छी चीज़ है और सारी मकान अच्छी चीज़ है, सड़कें अच्छी चीज़ हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी तो जान माल की हिफाजत है। बिल्कुल। अगर स्टेट यही नहीं इंश्योर कर सकती कि उसके सारे नागरिकों के जान माल की हिफाजत गारंटीड हो, तो फिर स्टेट सड़कें बनाती रहे और मकान देती रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ दिलीप जी से ये अनुरोध करूंगा, जो अपनी पार्टी में और सरकार करती रही होंगी सपा बसपा और कांग्रेस की, ये समझाने की लेकिन कोशिश भारतीय करें। जनता पार्टी पूर्ण दिलीप रूप जी, से अपने आप नागरिकों को सुरक्षा दे रही है। मैं राजनीतिक लेकिन अब ये पिछले साल 1.5 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, दुर्भाग्य से परसेप्शन भिन्न जा रहा है, इंप्रेशन एकदम भिन्न जा रहा है। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक आपकी सरकार में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब इसके क्या कारण होंगे, जाहिर है कि यहाँ समय नहीं है उस पर अलग से बहस की जा सकती है। पहले तो वो अल्पसंख्यक लेकिन अगर नहीं ये आप कर सकें तो ये बहुत अरे अल्पसंख्यक नहीं, कैसी बात करें, इस देश में 120-25 करोड़ का ये देश है, ये सिर्फ हिंदुओं का देश देख नहीं है, लीजिए, इसमें सिख भी है, इसमें ईसाई भी है, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक कौन है, इनके बारे में भी और अल्पसंख्यक की परिभाषा से संदर्भित अगर आंकड़े उठा के देख लीजिए, जिनको वीएन राय जी, मेरा एक सवाल आपसे वीएन राय जी, कि मौजूदा आपके दौर में भी देश में आप क्या कहना चाहते हैं दिलीप जी? वीएन राय जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि आपके दौर में या प्रेजेंट सिनेरियो को अगर देखा जाए, क्या ब्यूरोक्रेसी पर पॉलिटिकल सिस्टम हावी होता नजर आ रहा है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी को हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम डोमिनेट करेगा, ये कोई बुरी चीज भी नहीं है जी। जनता चुन करके जिन्हें भेजती है उनको नीति बनाने का अधिकार है, ब्यूरोक्रेसी का काम उसका पालन कराना है, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को आप संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ, मानवाधिकारों के खिलाफ अगर काम करने के लिए मजबूर करें तो वो अच्छी बात नहीं होगी। सही। मैं दिलीप जी को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, देखिए पिछले 1.5 साल में जितनी हत्याएं उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों हुई हैं वो एक तरह से अभूतपूर्व है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको सोचना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है दिलीप जी जो बात वीएन राय जी ने रहे हैं, अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस को क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप पुलिस को ये अधिकार नहीं दे सकते कि एक अपराधी को, जो लोग मारे गए उनकी आप हिस्ट्री सीट निकलवा सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। वीएन राय जी का, दिलीप जी कहने का मतलब यही कि भाई फ्री हैंड बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, और जाहिर सी बात है अगर कोई मरता है तो वो भारतीय होता है, हिंदुस्तानी होता है। ऐसे में जिस तरह से हम बात कर रहे थे हाशिमपुरा मामले के, ऐसे में क्या वाकई में जो मुतासरीन हैं क्या उन्हें इंसाफ मिला? क्योंकि इंसाफ मिलने में एक लंबा वक्त जरूर लग गया। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वीएन राय जी ने कहा कि
इंसाफ तो मिला है, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई है जिसे अभी और भी लड़ना पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरह से वीएन राय जी ने कहा कि जो बड़ी मछलियां हैं, जो असल जो पर्दे के पीछे लोग हैं, उनका सच अभी एक तरह से सामने नहीं आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दो रुख में शामिल होने के लिए। आदाब।